11th क्लास हम लोग का जो लेसन चल रहा है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, उसमें मैंने आपको लंबाई मापन की पिछली वीडियो में लंबाई मापन के कुछ डायरेक्ट मेथड्स बताए थे। ठीक, अब हमारा आता है इनडायरेक्ट मेथड कि कैसे हम इनडायरेक्टली जो है लंबाइयों को नाप सकते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक है हमारा अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार जैसे कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जैसे कि अणुओं का व्यास है आपका और परमाणुओं का आकार है ना, तो हम स्केल से नहीं नाप सकते, या आप इसको बहुत, क्योंकि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है इसलिए आप इसको ना तो स्क्रू गेज से नाप सकते हो ना स्केल से नाप सकते हो। तो इनको नापने के लिए, अणुओं का आकार नापने के लिए या अणुओं का व्यास नापने के लिए हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करते हैं। ठीक, इसमें पहला है तुम्हारा कि अवोगाद्रो परिकल्पना को यूज़ करके कैसे हम किसी परमाणु की त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक, हमने माना कि जो, अब तुम लोग को पता है बच्चों, जो प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बनता है और परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है और उसी आकर्षण बल के कारण जो परमाणु होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में, जालक के रूप में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और आप लोग को ये भी पता है बच्चों कि 1 ग्राम परमाणु में, जो 1 ग्राम परमाणु है हमारा, इस 1 ग्राम परमाणु में जो हमारे परमाणु की संख्या होती है वो वो होती है हमारी 6.0223 इंटू 10⁻23 परमाणु हमारे क्या होते हैं, ये 1 ग्राम परमाणु में हमारे इतने परमाणु होते हैं। ठीक, तो 1 ग्राम पदार्थ में जो परमाणुओं की संख्या, हमने माना कि m क्या है, अणुभार है, कैपिटल M जो है वो पदार्थ का अणुभार है और जो n है वो एवोगाड्रो नंबर है और n का जो मान होता है वो इतना होता है 6.0223 इंटू 10⁻23। ठीक, तो m ग्राम में परमाणुओं की संख्या n है, तो 1 ग्राम में कितनी होगी, n अपॉन कैपिटल M। तो हमने यही लिखा कि 1 ग्राम पदार्थ में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो n अपॉन M होगी। तो स्मॉल m ग्राम में कितनी हो जाएगी, स्मॉल m का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक परमाणु द्वारा जो घेरा गया आयतन है वो 4/3 πr³ होता है। ठीक, तो जो हमारे परमाणु कितने, इतने परमाणु हैं, तो इतने परमाणु कितना आयतन घेरेंगे, तो इसका हम इस 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि जो परमाणु होते हैं, आपको पता है बच्चों कि जो परमाणु होते हैं वो पदार्थ का 2/3 आयतन घेरते हैं। ठीक, अगर वॉल्यूम, पदार्थ का आयतन, अगर किसी परमाणु का जो आयतन है वो हमारा अगर v है, तो जो परमाणु उसका आयतन घेरेंगे 2/3 भी हो जाएगा। और हमने जो कैलकुलेशन से निकाला वो इतना निकाला, तो दोनों वैल्यूज़ आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो हमने इन दोनों को इसलिए आपस में बराबर कर दिया। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों आगे, यहाँ से हमें क्या करना है, r³ का मान निकालना है। m को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आएंगे और ये सारी चीज़ें हम इसके नीचे ले जाएंगे। r³ बराबर क्या हो जाएगा, Vm अपॉन m इंटू कैपिटल N इंटू 4π, से कट जाएगा 2π आ गया। r³ बराबर Vm अपॉन 2π/N, तो v बराबर यहाँ पावर 3 आ जाएगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा आणविक व्यास का निर्धारण, कि अणुओं का व्यास हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए बच्चों ऑलिक एसिड यूज़ करते हैं। ऑलिक एसिड यूज़ क्यों करते हैं, देखो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो अगर ये कोई आपने मान लो सरफेस लिया, इस सरफेस पर आपने क्या किया, बालू डालनी शुरू की। जब आप बालू डालना शुरू करते तो क्या होता है, इस तरीके से एक ढेर बन जाता है ना। लेकिन जब आप उसी सरफेस पर पानी की कोई बूंद डालते तो क्या होती है, सरफेस पर क्या होती है, आकर फैल जाती है। तो ये हमारी जो लेयर बनती है वो मोनो एटॉमिक लेयर बनती है। तो जो ऑलिक एसिड होता है वो भी इसी तरीके से मोनो एटॉमिक लेयर को बनाता है। ठीक, यानी कि जब पानी में अगर आप ऑलिक एसिड डालेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से लेयर बन जाएगी। जैसे कि आप मान लो पूल है, इस पूल में अगर आप बैलून डालते तो क्या होते हैं, बैलून क्या होते हैं, ऐसे पूरे पूल में फैल जाते हैं, एक के ऊपर एक ढेर नहीं लगाते है ना, ऐसे फैल जाते हैं, ऐसे लेयर बनती है। तो इसी तरीके से ऑलिक एसिड की हमारी क्या होती है, लेयर बनने लगती है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, पानी के ऊपर ऑलिक एसिड की लेयर को बनाते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ऑलिक एसिड का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे बनाते हैं, हमने क्या किया कि 1 cm³ ऑलिक एसिड को हमने किस में घोला, 20 cm³ एल्कोहल में घोला। ठीक, अब ये जो घोल बना, फिर से हमने क्या किया,
इसका हमने फिर से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और उसको हमने फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के अंदर घोला। ठीक, तो जो एल्कोहल है, जो हमने एल्कोहल लिया है यहाँ, इस एल्कोहल का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा हमारा, C = 1/20 × 20, ये कंसंट्रेशन होगा, मतलब इतने ऑलिक अम्ल हमारे होंगे। ठीक है, अब कैसे हम इसमें फिल्म की मोटाई कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम वीडियो भेजेंगे, उसको आप ध्यान से देखिएगा। उसमें पूरा मेथड दिया हुआ है फिल्म की मोटाई निकालने का। ये मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताया कि ऑलिक एसिड हमने क्यों यूज़ किया, उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालें। चाहो तो चलिए मैं इसमें एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ कि कैसे हमने वो निकालते हैं, मोटाई कैसे निकालते हैं। अब देखो बच्चों, हमने ये माना कि जो हमने जो एल्कोहल जो ऑलिक एसिड बनाया, जो घोल बनाया, उसकी एक बूंद का आयतन V है। ठीक, और अगर n बूंदें जल पर फैली हैं तो आयतन क्या हो जाएगा, n × V। ठीक, अब ऑलिक अम्ल की मात्रा कितनी होगी इसमें, ये तो हमारा क्या होगा, आयतन हो गया। अब इसमें ऑलिक अम्ल की मात्रा कितनी होगी, जो हमारी ऑलिक अम्ल जो निकाला था, C = निकाला था 1/400 सेंटीमीटर क्यूब निकाला था, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना हमारा ऑलिक एसिड है। तो n × V, इसमें कितना ऑलिक एसिड होगा, तो n × V में ऑलिक अम्ल ऑलिक एसिड की मात्रा, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये मात्रा जो होगी वो हमारी इसके बराबर होगी 1/400 × n × V। ठीक, अब अगर मान लो जो आपने पानी के ऊपर जो ऑलिक एसिड डाला, अगर मान लो इस फिल्म की लेयर मोटाई अगर T है ना, और इसका जो सरफेस है अगर वो A हो, तो यहाँ से आयतन हमारा कितना निकलेगा, आयतन बराबर A × T निकलेगा। ये ऑलिक अम्ल का आयतन हो गया, और ये जो आयतन है वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि A × T बराबर हो जाएगा 1/400 × n × V। तो यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, NV/400 × A। तो आप फिल्म की मोटाई निकाल सकते हैं अगर आपको ऑलिक अम्ल का आयतन पता हो, नंबर ऑफ ऑलिक एसिड की जो बूंदें हैं, आपने सरफेस पर कितनी बूंदें डाली वो पता हो, और उसका सरफेस एरिया पता हो, तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, फिल्म की मोटाई को निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद बच्चों ये हमारा क्या है, लंबाई का मापन चल रहा है। इसमें कुछ बड़ी दूरियां भी होती हैं। बड़ी दूरियां जैसे अगर आपको मान लो 2 आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, सूर्य से किसी तारे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, या अर्थ से किसी तारे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इन दूरी को हम स्केल से नहीं नाप सकते। इन दूरियों को नापने के लिए हम कोणीय दूरी का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे कि हमने माना ये पृथ्वी का सरफेस हमने माना, तो हमने माना इस पृथ्वी के सरफेस से एक तारा S1 है, यहाँ पर एक तारा S2 है, और ये जो तारा S1 है ये क्षैतिज से हमने मान लिया ये कितना कोण बना रहा है, θ1 कोण बना रहा है। इस कोण को हम बोलते हैं इंगनयन कोण। ठीक, और दूसरा तारा जो S2 है वो हमने माना क्या कर रहा है, ये क्षैतिज से θ कोण बना रहा है। तो इन दोनों तारों के बीच की जो कोणीय दूरी होगी डेल्टा θ, ये किसके बराबर होगी, θ2 - θ1 की। इस तरीके से हम इन दोनों तारों के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं, दूरदर्शी द्वारा देखकर ही निकाला जा सकता है। इसके बाद तुम्हारा आता है कि चंद्रमा का व्यास अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए चंद्रमा का व्यास निकालने के लिए हमने क्या किया बच्चों, इसमें देखो ये हमने मान लिया चंद्रमा है, इसका व्यास हमने मान लिया D है, ये अर्थ पर यहाँ पॉइंट P से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। हमने क्या किया कि दूरदर्शी द्वारा चंद्रमा को देखा, तो उस दूरदर्शी में क्या होगा, चंद्रमा का प्रतिबिंब हमें क्या होगा, एक डिस्क के रूप में दिखाई देगा। ठीक, अब हमने क्या किया कि इस AB द्वारा P पर बनने वाला कोण, ये कोण कितना है, ये कोण हमने θ को नाप लिया दूरदर्शी के द्वारा। ठीक, अब इसके बाद ये हमारा रेखीय व्यास D है, और चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी हमने मानी क्या है, स्मॉल s है। तो आपको पता है बच्चों कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ये पता है।
यहाँ पर चाप हमारा डी के बराबर है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की हमारी किसके बराबर है, एस की, अगर इस तरीके से चाप माना जाए। ठीक, तो यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू थीटा। ये क्या है, इस चंद्रमा का व्यास। तो यदि हम एस को ज्ञात कर लें, यानी कि मून से अर्थ तक की दूरी को ज्ञात कर लें और दूरदर्शी द्वारा अगर इस एंगल को नाप लिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू एस इंटू थीटा को निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि थीटा की जो वैल्यू होती है ये बहुत कम होती है, तो हम व्यास डी को ही क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारा आता है जो नेक्स्ट है, वो है हमारा लंबन की विधि द्वारा खगोलीय दूरियों को नापना, पैरेलक्स मेथड के द्वारा। अब ये पैरेलक्स मेथड क्या होता है बच्चों, इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि ये चंद्रमा हमने माना, इसके द्वारा हम समीपवर्ती तारों की दूरियों को लंबन विधि से ज्ञात करते हैं। ठीक, जो तारे हमारे क्या होते हैं, पास में होते हैं, उनकी दूरियों को, इस चंद्रमा से दूरी कितनी अगर हमें निकालनी है, अगर इनके बीच की दूरी निकालनी, तो हम किससे निकालेंगे, पैरेलक्स मेथड से निकालेंगे। मतलब इस तारे की दूरी, इस तारे की जो तारा है इसकी अगर हमें अर्थ से दूरी निकालनी है, ये दूरी हमने मान ली स्मॉल एस है। यहाँ पर जो तारा है हमने माना एक तारा और है एन, ये हमने अर्थ की दो पोजीशन ली है, ये 21 दिसंबर को ली है और ये 22 जून को ली है। ठीक, हमने मान लिया कि इस तारे की जो अर्थ से जो कोण बनता है वो φ1 मान लिया, और ये हमने मान लिया φ2, ये हमारा क्या है, सन। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर ये जो तारा, इसकी हमें क्या करनी है, अर्थ से दूरी निकालनी है, तो हमने क्या किया, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला। अब ये देखो, ये दोनों हमारी क्या समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कांतर कोण है। तो ये एंगल φ1 हो गया, ये एंगल φ2 हो गया, तो नेट कोण हमारा फाई है, तो फाई बराबर किसकी हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 की। इस कोण को हम बोलते हैं पैरेलक्स एंगल या लंबन कोण। तो अगर हम इस लंबन कोण को निकाल लें और इस दूरी बी, अगर ये दूरी हमको पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एस का मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब इस डायग्राम में आप ये देख सकते हो बच्चों यहाँ पर कि ये जो कोण बन रहा है एस है ना, अब ये जो कोण ऐसे, ये तारे की पोजीशन है। हमने माना कि जो पृथ्वी अपनी कक्षीय स्थिति में जो होती है 22 दिसंबर और 21 जून को इसकी हमने कक्षीय स्थितियाँ मानी है, और ये जो एंगल हमने निकाला वो फाई निकाला, तो ये जो कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या, है ना। चाप हमारी किसके बराबर है, ये ए बी के बराबर चाप है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक, तो ये हमारी चाप हो गई, और त्रिज्या हमारी क्या है, एस है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एस। ठीक, और ए बी का मतलब दोनों अर्थ की दोनों पोजीशंस के बीच की दूरी, और ये दूरी हमने मानी क्या है, स्मॉल बी है, तो ये हो जाएगा स्मॉल बी अपॉन एस। तो यहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन फाइव। तो अगर आपको बी की वैल्यू पता हो और फाइव की वैल्यू पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एस का मान यानी कि तारे की पृथ्वी से दूरी निकाल सकते हैं। और जो बी, जहाँ बी क्या है, इस सूर्य के परतः, ये अर्थ क्या कर रही है, सूर्य के परतः चक्कर लगा रही है ना, तो सूर्य के परतः इस पृथ्वी की कक्षा का व्यास, ये अर्थ जब सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है, तो ये जो कक्षा है इसका व्यास ये बी है ना। तो बी हमारा क्या है, सूर्य के परतः पृथ्वी की कक्षा का व्यास, और जो बी की वैल्यू होती है वो लगभग 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 2 AU के बराबर होती है, या इसे कह सकते हैं 3 × 10⁻11 मीटर। ठीक, तो अगर आप एंगल फाई को नाप लें, बी की वैल्यू हमको पता है, तो हम यहाँ से एस का मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब द्रव्यमान मापन की कुछ विधियाँ बच्चों। द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान नापने के लिए भी हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, आपको पता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, बल लगाने से क्या होगा, किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो क्या होगा, या तो वो वस्तु अगर चल रही है तो वो विराम की अवस्था में आ जाएगी, और अगर विराम की अवस्था में है तो वो चलने लगेगी। मतलब जो बल है वो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है ना। जितना उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, हमें उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। जब वस्तु पर, जैसे कि मान लो कॉपी, इसमें बहुत हल्का सा बल लगा रही हूँ, बहुत हल्का सा बल, आपको पता भी नहीं चल रहा है ना, लेकिन इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वस्तु क्या करती है, अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध भी करती है।
तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है उसे हम बोलते हैं जड़त्व। ठीक, जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का उतना ही ज़्यादा विरोध करेगा। अब आप लोगों ने बच्चों न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं और उसमें अगर a त्वरण उत्पन्न होता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है F = m × a होता है, यानी कि m = क्या हो जाएगा यहाँ से F/a। ठीक, तो इस m को हम बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान। ये क्या है हमारा? जड़त्वीय द्रव्यमान। ठीक, अब इस जड़त्वीय द्रव्यमान को नापने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको नापने के लिए हम तोला का यूज़ करते हैं, बैलेंस का यूज़ करते हैं। आजकल 2 बैलेंस यूज़ की जाती हैं आपकी, एक होती है केमिकल बैलेंस और एक होती है सिंपल बैलेंस। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं के द्रव्यमान को नाप सकते हैं। ठीक, इसके बाद अब आपका तुम्हारा आता है ग्रेविटेशनल मास। ये तो होगा जड़त्वीय द्रव्यमान। तो जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है? जड़त्वीय तुला से ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है? जड़त्वीय तुला से। ठीक, और जो मैंने सिंपल बैलेंस वाला एग्जाम्पल बताया कि बैलेंस 2 प्रकार की होती है, सिंपल बैलेंस और केमिकल बैलेंस, तो उसके द्वारा हम क्या नापते हैं? गुरुत्वीय द्रव्यमान को नापते हैं। ठीक, जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है? जो किसी वस्तु में उसके जड़त्व के कारण जो द्रव्यमान होता है वो हमारा जड़त्वीय द्रव्यमान होता है ना। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान ही क्या होता है? उन वस्तुओं के अंदर जड़त्व की माप होती है। जितना किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो उस द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? जड़त्वीय द्रव्यमान। और उसको किससे नापते हैं? हम जड़त्वीय तुला से नापते हैं। इसके बाद बच्चों आता है आपका गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब ये गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान जो आपका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान एक मेन तरीके से 2 प्रकार का होता है। एक होता है जड़त्वीय द्रव्यमान और एक होता है हमारा गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक, जड़त्वीय द्रव्यमान क्यों होता है? जड़त्व की माप के कारण। किसी वस्तु के अंदर जड़त्व की माप के कारण जो द्रव्यमान होगा वो हमारा होगा जड़त्वीय द्रव्यमान। और किसी वस्तु के अंदर उसके गुरुत्व के कारण या उसके भार के कारण जो द्रव्यमान होगा वो होगा उसका गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक, इसको हम जड़त्वीय तुला से नापते हैं। अब गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि किसी वस्तु का जो भार होता है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका भार भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान वह द्रव्यमान है जो पृथ्वी के कारण उस पर लगाए गए बल को निर्धारित करता है। ठीक, किसी वस्तु का, चाहे तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान वह द्रव्यमान है जो पृथ्वी के कारण उस पर आरोपित बल को निर्धारित करता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? आपको पता है कि पृथ्वी क्या करती है? हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है ना। जैसे मान लो पृथ्वी है तो वो क्या करेगी? हर वस्तु क्या होती है? हमेशा नीचे की तरफ करती है। तो इस गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही क्या होता है? भार उत्पन्न होता है, W = m × g। तो यहाँ ये जो द्रव्यमान है ये हमारा क्या है? गुरुत्वीय द्रव्यमान है। ठीक, तो किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है? वह द्रव्यमान है जो पृथ्वी के कारण उस पर आरोपित बल को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर W = mg, W को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर एक तरीके से ग्रेविटेशनल मास बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स यही है हमारा पृथ्वी के द्वारा जो लग रहा है। तो अगर मान लो दो वस्तुएं हैं, उनके भार अगर अलग अलग हो, एक का भार W1 है और एक का भार W2 है, और आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि जो भार होता है, किसी वस्तु का जो भार होता है W, वो उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से W1/W2 ये किसके बराबर हो जाएगा? m1/m2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो
गुरुत्वीय द्रव्यमान को हम कैसे नाप सकते हैं? फिजिकल बैलेंस के द्वारा या केमिकल बैलेंस के द्वारा इसको नापा जा सकता है। जैसे कि आप जब सामान लेने जाते हो किसी पसारी के यहाँ, तो वो जो वेट आपको नाप कर देता है, तराजू से तौल कर जो देता है, वो हमारा क्या होता है? वो गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ये आपका जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान हो गए। द्रव्यमान और भार लेकिन बच्चों दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का भार क्यों होता है? किसी वस्तु का भार, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल ये क्या शो करता है? उस वस्तु के भार को शो करता है, उस वस्तु के भार को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे क्या हो गए? द्रव्यमान के मापन हो गए। ये जड़त्वीय द्रव्यमान को हम कैसे नापेंगे? इसको हम जड़त्वीय तुला द्वारा नापेंगे। और जो गुरुत्वीय द्रव्यमान है इसको हम फिजिकल बैलेंस के द्वारा या केमिकल बैलेंस के द्वारा नापेंगे। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है? वह द्रव्यमान है जो पृथ्वी के कारण उस पर आरोपित बल को निर्धारित करता है। और जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान ही, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उस वस्तु के जड़त्व की माप होता है। चाहो तो इसको भी लिख लो कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। मैंने बताया ना कि जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा, मतलब बल लगाने पर वो वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का उतना ही ज़्यादा विरोध करेगी, है ना। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। इसे जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक।